आज की बातचीत का स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की दुनिया में उतर रहे हैं जिससे शायद हम सब रोज़ाना जुड़ते ही हैं, यूट्यूब। ख़ास तौर पर हम यूट्यूब ऐप और टीवी पर देखने के अनुभव में जो हाल में कुछ अपडेट्स हुए हैं, कुछ बदलाव आए हैं, उन पर थोड़ी गहराई से नज़र डालेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारी जानकारी का जो आधार है वो यूट्यूब का अपना क्रिएटर इनसाइडर चैनल है, उसका एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। अच्छा। इसमें यूट्यूब के एक प्रोडक्ट लीड है और एक क्रिएटर लाइजन, मतलब जो क्रिएटर्स और यूट्यूब के बीच एक तरह से पुल का काम करते हैं, वो इन नई चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या बदला है, बल्कि ये समझना है कि भाई इन बदलावों का हम जैसे देखने वालों और जो कंटेंट बनाते हैं उनके लिए असल में क्या मतलब है। सही बात है। असर क्या होगा असल में? हाँ, उन्होंने ऐप को रिफ्रेश करने की बात की है, उसे थोड़ा साफ सुथरा, इस्तेमाल में ज़्यादा आसान बनाने के लिए, और कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारों का जिक्र है जो सुनने में छोटे लग सकते हैं पर शायद अनुभव पर बड़ा असर डालते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। और हाँ, लाइक बटन से जुड़े कुछ मज़ेदार ईस्टर एग्स का भी जिक्र है। ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी बड़ी कहानी कह जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इन सब पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं और देखते हैं कि मतलब सतह के नीचे क्या चल रहा है। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ऐप रिफ्रेश की बात करते हैं। बताया गया है कि ऐप में एम्बिएंट लाइटिंग, मतलब माहौल के हिसाब से रोशनी का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। हाँ। थम्स अप जैसे आइकन्स अपडेट हुए हैं और वीडियो आगे पीछे करने के लिए वो जो डबल टैप वाला फीचर है उससे भी सुधारा गया है। सुनने में तो ये सब थोड़े कॉस्मेटिक बदलाव लगते हैं, क्या इसके पीछे कोई बड़ी सोच है? देखिए, ये सिर्फ सतही बदलाव नहीं है, ऐसा लगता है। इसके पीछे एक डिजाइन फिलॉसफी काम कर रही है। अच्छा। लक्ष्य ये है कि वीडियो हीरो बने, मतलब वीडियो पर फोकस रहे। जो इंटरफेस है, बटन, मेन्यू, बाकी चीजें, वो रास्ते में ना आए। हाँ, वो पीछे रहें। हाँ, वो सहायक हों, ध्यान खींचने वाली ना हो। जैसे आपने एम्बिएंट लाइटिंग की बात की, ये स्क्रीन के किनारों पर वीडियो के हल्के रंग फैलाता है। इससे देखने का अनुभव थोड़ा और गहरा और फोकस्ड हो जाता है, बिना किसी भटकाव के। अच्छा। इसी तरह आइकन्स को अपडेट करना, डबल टैप को सुधारना, ये सब मिलकर इंटरफेस को और सहज बनाने की कोशिशें हैं। यह आजकल सॉफ्टवेयर डिजाइन में आम ट्रेंड भी है, मिनिमलिज्म और फोकस बढ़ाना। यानी कोशिश ये है कि तकनीक हमें दिखे ही ना और हम बस कंटेंट में खो जाएं। हाँ, ये समझ आता है। बिल्कुल। और फिर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारों का जिक्र था, खासकर वो लाइक बटन वाले ईस्टर एग्स। जैसे कोई म्यूजिक वीडियो लाइक करो तो म्यूजिकल नोट्स दिखें, या सॉकर वीडियो पे सॉकर बॉल। ये थोड़ा चुलबुला सा लगता है। क्या ये सिर्फ मजे के लिए है या इनका कोई और मकसद भी है? मेरे ख्याल से इसके दो पहलू हैं। एक तो हाँ, ये वाकई ऐप को थोड़ा जीवंत और मजेदार बनाते हैं। रोज के इस्तेमाल में ऐसे छोटे सरप्राइज किसे पसंद नहीं आते। सही बात है। लेकिन दूसरे स्तर पर देखें तो ये शायद यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने का भी एक तरीका है। जब आप लाइक बटन दबाते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो एक्शन यादगार बन जाता है। हाँ। शायद इससे लोग ज्यादा लाइक करने के लिए प्रोत्साहित हों, जो आखिरकार क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए फायदेमंद है। अच्छा। ये दिखाता है कि यूट्यूब सिर्फ फंक्शन पर ही नहीं, बल्कि एक तरह के भावनात्मक जुड़ाव पर भी ध्यान दे रहा है। दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये सिर्फ एक बटन क्लिक नहीं रहा, एक छोटा सा इंटरैक्शन बन गया। बिल्कुल। तो इस प्रक्रिया को ज्यादा विजुअल और आकर्षक बनाने से ये थोड़ा कम उबाऊ और ज्यादा संतोषजनक लग सकता है। मान लीजिए आप अपने पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और हर बार गाना जोड़ने पर एक छोटा सा रंगीन एनिमेशन दिखता है, तो ये उस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा ज्यादा अच्छा महसूस करा सकता है। ये छोटी छोटी पॉलिशिंग्स हैं जो ऐप को ज्यादा रिफाइन महसूस कराती हैं। सही है। और कमेंट सेक्शन में भी सुधार हुआ है, थ्रेडिंग को ज्यादा विजुअल बनाया गया है। आजकल तो कमेंट सेक्शन अपने आप में एक छोटी मोटी कम्युनिटी बन जाते हैं। इस बदलाव का क्या असर हो सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है मेरे हिसाब से। कमेंट्स थ्रेडिंग, यानी एक कमेंट के जवाब में जो पूरी बातचीत होती है उसका सिलसिला, हाँ? उसे ज्यादा विजुअल बनाने का मतलब है कि अब ये देखना आसान हो गया है कि कौन किसको जवाब दे रहा है, किस बात पर चर्चा हो रही है। ट्रांसक्रिप्ट में भी जिक्र है कि यूजर्स इसे पसंद कर रहे हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये बातचीत को फॉलो करना आसान बनाता है, खासकर लंबी चर्चाओं में। इससे गलतफहमियां कम होती हैं और लोग ज्यादा आसानी से जुड़ पाते हैं। हाँ, ये तो है। बड़े चैनलों पर जहां हजारों कमेंट्स आते हैं, वहां तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि लोग सार्थक बातचीत कर सकें। हाँ बिल्कुल। जब कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है तो अच्छी चर्चाएं अक्सर खो जाती हैं। ये सुधार शायद उन्हें थोड़ा सतह पर लाने में मदद करे। उम्मीद तो यही है।
तो कुल मिलाकर आप में ये बदलाव अनुभव को सहज, थोड़ा मज़ेदार और बातचीत को साफ बनाने पर केंद्रित लगते हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और बड़ी स्क्रीन की ओर चलते हैं। टीवी पर यूट्यूब देखने का अनुभव, जिसे वो लिविंग रूम एक्सपीरियंस कह रहे हैं। आजकल लोग बड़ी स्क्रीन पर कंटेंट देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या यूट्यूब इस ट्रेंड को गंभीरता से ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है, और इसके सबूत आंकड़ों में है। ट्रांसक्रिप्ट में एक बेहद प्रभावशाली आंकड़ा साझा किया गया है। हाँ, क्या है वो? पिछले 1 साल में टीवी यानी लिविंग रूम डिवाइस पर यूट्यूब देखने से $100,000 या उससे ज्यादा कमाने वाले क्रिएटर्स की संख्या में 45% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। क्या 45%? हाँ, 45% से ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। 45%। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि लोग टीवी पर ज्यादा देख रहे हैं, बल्कि ये भी कि क्रिएटर्स अब इस माध्यम से अच्छी खासी कमाई भी कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या यूट्यूब अब नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस जैसे पारंपरिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है? ये निश्चित रूप से उसी दिशा में एक कदम लगता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि यूट्यूब अब सिर्फ छोटी क्लिप्स या मोबाइल पर देखने वाला प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। ये एक गंभीर कंटेंट डेस्टिनेशन बन रहा है, जहां लोग लंबे फॉर्मेट के वीडियोस और शोज भी देख रहे हैं, और क्रिएटर्स इसके लिए पुरस्कृत हो रहे हैं। सही है। ये विज्ञापनदाताओं के लिए भी एक बड़ा संकेत है कि यूट्यूब पर प्रीमियम विज्ञापन प्लेसमेंट का मूल्य बढ़ रहा है, खासकर टीवी स्क्रीन पर। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये साफ है कि यूट्यूब लिविंग रूम में अपनी जगह मजबूत कर रहा है, और ये क्रिएटर्स के लिए नए अवसर खोल रहा है जो शायद पहले सिर्फ टीवी प्रोडक्शन के लिए सोचते थे। ये तो क्रिएटर्स के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है, और उनके काम को आसान बनाने के लिए भी कुछ किया गया है। हाई रेजोल्यूशन थंबनेल का सपोर्ट। पहले बताया गया कि क्रिएटर्स को चिंता रहती थी कि उनका मोबाइल के लिए बनाया थंबनेल्स टीवी पर कैसा दिखेगा। अभी आसान हो गया है। हाँ, ये क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी राहत है। थंबनेल पहली छाप होती है, बिल्कुल, खासकर टीवी जैसी बड़ी स्क्रीन पर, जी, जहां वो बहुत प्रमुखता से दिखता है। पहले क्रिएटर्स को शायद अलग अलग साइज के थंबनेल बनाने पड़ते थे, या ये अनुमान लगाने में समय लगाना पड़ता था कि उनका डिजाइन टीवी पर पिक्सलेटेड या धुंधला तो नहीं दिखेगा। हाँ, दिक्कत तो होती होगी। अब हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट का मतलब है कि वे एक हाई क्वालिटी थंबनेल बना सकते हैं, और ये भरोसा रख सकते हैं कि वो टीवी पर भी शानदार दिखेगा। इससे उनका समय बचता है और उनके कंटेंट की प्रस्तुति बेहतर होती है। छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है ये, जो प्रोफेशनल क्रिएटर्स के वर्कफ्लो को आसान बनाता है। बिल्कुल, पहली छाप बहुत मायने रखती है। अच्छा, अब एक और तकनीकी रूप से दिलचस्प फीचर की बात करते हैं, पुरानी वीडियोस का ऑटोमेटिक अपस्केलिंग। जैसे जैसे टीवी बेहतर हो रहे हैं, 4K, 8K, नए वीडियोस तो हाई रेजोल्यूशन में बन रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर तो सालों पुरानी लाखों वीडियोस हैं जो शायद स्टैंडर्ड डेफिनेशन SD में बनी थी। उनका क्या? हाँ, यही वो समस्या है जिसे ये फीचर हल करने की कोशिश कर रहा है। यूट्यूब के पास एक विशाल बैक कैटलॉग है, मतलब क्रिएटर्स के पुराने वीडियोस का पूरा संग्रह। इनमें से कई वीडियोस आज के हाई रेजोल्यूशन टीवी पर उतने अच्छे नहीं दिखते, जाहिर है। तो YouTube अब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इन पुरानी वीडियोस की क्वालिटी को ऑटोमेटिकली बेहतर बनाने यानी अपस्केल करने की क्षमता दे रहा है। अच्छा, AI से? हाँ, AI पिक्सल को समझदारी से भरकर वीडियो को ज्यादा शार्प और विस्तृत दिखाने की कोशिश करता है, ताकि वो बड़ी स्क्रीन पर बेहतर लगे। ये तो सुनने में जादू जैसा लगता है। मतलब मेरी पसंदीदा पुरानी क्लिप्स भी नई टीवी पर ज्यादा अच्छी दिख सकती हैं। बिल्कुल, यही कोशिश है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हर क्रिएटर ऐसा नहीं चाहेगा। मान लीजिए कोई जानबूझकर रेट्रो लो फाई लुक वाला वीडियो बनाता है, या कोई ऐतिहासिक फुटेज है जिसे वे मूल रूप में ही रखना चाहते हैं। क्या AI उनकी कलात्मक पसंद पर हावी हो जाएगा? ये एक बहुत वाजिब चिंता है, और ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार यूट्यूब ने इसका ध्यान रखा है। अच्छा, कैसे? क्रिएटर्स को पूरा नियंत्रण दिया गया है। उनके पास अपनी किसी भी वीडियो को या अपने पूरे चैनल को इस ऑटोमेटिक अपस्किलिंग प्रक्रिया से बाहर रखने का, मतलब ऑप्ट आउट करने का विकल्प है। ओ अच्छा। अगर वे नहीं चाहते कि AI उनकी वीडियो को छुए तो वे इसे बंद कर सकते हैं, और अगर वे बाद में अपना मन बदल लें तो वे वापस ऑप्ट इन भी कर सकते हैं। ठीक है। यही नहीं, दर्शकों को भी पारदर्शिता दी गई है। वीडियो सेटिंग्स में ये बताया जाएगा कि क्या वीडियो को अपस्केल किया गया है, और दर्शक चाहें तो हमेशा मूल रेजोल्यूशन या अपनी पसंद का कोई और रेजोल्यूशन चुन सकते हैं। ये लचीलापन महत्वपूर्ण है।
ये तकनीक का लाभ उठाने और क्रिएटर की कलात्मक स्वतंत्रता और दर्शक की पसंद का सम्मान करने के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये सुनकर वाकई राहत मिले कि कंट्रोल क्रिएटर्स के हाथ में है। ये पारदर्शिता और विकल्प देना बहुत जरूरी है, खासकर जब एआई जैसा शक्तिशाली टूल तस्वीर में आता है। चलिए अब एआई की ही बात करते हैं। बातचीत के अंत में एआई के भविष्य में उपयोग का संकेत दिया गया। अभी हमने देखा कि एआई का इस्तेमाल वीडियो डिस्प्ले जैसे अपस्केलिंग को बेहतर बनाने में हो रहा है। तो आगे क्या? इसका मतलब क्या है यूट्यूब के भविष्य के लिए? संकेत ये है कि एआई का अगला बड़ा उपयोग डिस्कवरी यानी खोज को बेहतर बनाने में हो सकता है। डिस्कवरी मतलब ये कि दर्शक नई वीडियोस कैसे खोजते हैं और क्रिएटर्स को दर्शक कैसे ढूंढ पाते हैं। अभी YouTube का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो मुख्य रूप से आपके देखे गए वीडियो, लाइक, सब्सक्रिप्शन, सर्च हिस्ट्री इन सब पर आधारित होता है। हाँ, लेकिन एआई इससे आगे जा सकता है। आगे कैसे? मतलब एआई क्या करेगा जो अभी का सिस्टम नहीं कर पा रहा? कल्पना कीजिए कि एआई सिर्फ मेटा डेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स या आपकी हिस्ट्री पर ही निर्भर ना रहे, बल्कि वो वीडियो के अंदर के कंटेंट का विश्लेषण करें। इमेज, ऑडियो, कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ। अच्छा। वो ये समझ पाए कि वीडियो असल में किस बारे में है, उसका मूड क्या है, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं। इस गहरी समझ के आधार पर एआई ऐसी वीडियो सुझा सकता है जो शायद आपके देखने के पैटर्न से थोड़ी अलग हो, लेकिन आपके लिए बहुत प्रासंगिक हो। ये आपको ऐसे कंटेंट तक पहुंचा सकता है जिसे आप शायद कीवर्ड सर्च से कभी ढूंढ ही नहीं पाते। यानी एआई हमारी पसंद को और गहराई से समझेगा और हमें शायद ज्यादा विविधतापूर्ण या अप्रत्याशित कंटेंट दिखाएगा। हाँ, सिद्धांत रूप में तो यही लक्ष्य लगता है। देखिए, YouTube जैसा विशाल प्लेटफॉर्म है जहां हर मिनट सैकड़ों घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। वहां सही वीडियो को सही दर्शक तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एआई इसमें क्रांति ला सकता है। और क्रिएटर्स के लिए? ये क्रिएटर्स के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, खासकर छोटे या जो आला नीश क्रिएटर्स हैं जिन्हें दर्शकों तक पहुंचना मुश्किल होता है। एआई शायद उनके कंटेंट को उन दर्शकों तक पहुंचाने में मदद कर सके जो वास्तव में उसमें रुचि रखते हैं, भले ही वे उस क्रिएटर को पहले से न जानते हों। ये क्षमता तो रोमांचक लगती है, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या एआई हमें हमारी पसंद के बुलबुले में, फिल्टर बबल में और ज्यादा फंसा देगा या हमें उससे बाहर निकालने में मदद करेगा? ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार करना होगा। हाँ। अगर एआई सिर्फ वही दिखाता है जो उसे लगता है कि हमें पसंद आएगा, तो हम नई चीजों या अलग दृष्टिकोणों से वंचित रह सकते हैं। दूसरी ओर, अगर एआई को विविधता और नई खोज को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये हमारे क्षितिज को व्यापक बना सकता है। तो ये निर्भर करेगा कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि YouTube इस तकनीक को कैसे लागू करता है और किन लक्ष्यों को प्राथमिकता देता है। एआई डिस्कवरी का भविष्य संभावनाओं और चुनौतियों दोनों से भरा है। बिल्कुल, ये सोचना ही दिलचस्प है कि भविष्य में हम कंटेंट कैसे खोजेंगे और कंटेंट हमें कैसे खोजेगा। ये पूरी तरह से हमारे ऑनलाइन अनुभव को बदल सकता है। निश्चित रूप से। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने YouTube ऐप में हुए कई सुधारों को देखा। एक साफ सुथरा डिजाइन, देखने के अनुभव को बेहतर बनाने वाली वो एम्बियंट लाइटिंग, लाइक बटन जैसे छोटे मजेदार ईस्टर एग्स और कमेंट्स में बातचीत को आसान बनाने वाली बेहतर थ्रेडिंग। हाँ। फिर हमने टीवी यानी लिविंग रूम अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया। हमने देखा कि कैसे क्रिएटर्स के लिए टीवी पर कमाई के अवसर बढ़ रहे हैं, वो 45% वाला आंकड़ा, हाई रेजोल्यूशन थंबनेल से उन्हें कैसे मदद मिल रही है और कैसे एआई पुरानी वीडियोस को नई जान दे रहा है, वो भी क्रिएटर्स के कंट्रोल और ऑप्ट आउट विकल्प के साथ। बिल्कुल। और अंत में हमने भविष्य की एक झलक देखी कि कैसे एआई सिर्फ वीडियो दिखाने के तरीके को ही नहीं, बल्कि वीडियो खोजने और खोजे जाने यानी डिस्कवरी के तरीके को भी बदलने की क्षमता रखता है। हाँ, और जैसा कि हमने देखा, एआई धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे वीडियो देखने और खोजने के अनुभव के ताने बाने में बुना जा रहा है, खासकर तकनीकी पहलुओं जैसे रेजोल्यूशन और डिस्कवरी में सुधार करके। यह हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या? जैसे जैसे एआई हमारी पसंद को समझने और कंटेंट को हमारे सामने परोसने में ज्यादा माहिर होता जाएगा, क्या इससे कंटेंट की प्रामाणिकता या उसमें जो मानवीय स्पर्श होता है उसको लेकर हमारी उम्मीदें बदलेंगी? है वो मानवीय जिज्ञासा की अप्रत्याशितता पर हावी हो जाएगी। इस पर विचार किया जा सकता है। वाकई एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु। आज की इस गहरी बातचीत के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि YouTube में हो रहे इन बदलावों और भविष्य की दिशा के बारे में आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिली होगी।